डेट है आज 8 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है लिंगराज टेम्पल। ये रिसेंटली न्यूज़ में प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनेंस पास किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने कि लिंगराज टेम्पल है जो उसको उड़ीसा अपने तरीके से मैनेज करेगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट के ये दायरे से बाहर है कि उड़ीसा गवर्नमेंट इसे अपने स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लेजिस्लेशन बना के कानून बना के अपने अंदर नहीं ले सकती। पहले तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है हिंदी में अध्यादेश। जैसे मान लो भाई साहब, हमारे देश में कानून बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट को बनाना, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेजिस्लेचर में यानी कि विधानसभा में पास करेगी। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो पार्लियामेंट को बनाना है। पार्लियामेंट में आपको पता है कौन कौन होता है? पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यसभा पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, कोई भी बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और फिर लोकसभा राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो फिर बिल वो बन जाता है एक्ट, यानी कि कानून बन जाता है। जब पेश करते हैं किसी कानून बनाने के लिए तो जब वो बिल होता है, बिल के बाद जब पास हो जाता है, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तो एक्ट बन जाएगा कानून। लेकिन मान लो कोई हाउस सेशन में ही ना हो, छुट्टी चल रही हो उसकी, जैसे लोकसभा सेशन में नहीं है या राज्यसभा सेशन में नहीं है, दोनों हाउस कोई सा भी सेशन में नहीं है, दोनों की छुट्टी चल रही है, उस केस में देखो ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123 के ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, यानी कि अध्यादेश लाया जा सकता है। ये ऑर्डिनेंस भी सेम तरीके से काम करता है, और ऑर्डिनेंस ये सिर्फ 6 वीक्स की इसकी वैलिडिटी होती है जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन लगेगा तो पार्लियामेंट के सेशन के 6 वीक्स के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को लॉ की तरह बिल पेश करके कानून बनाना पड़ता, पास करना पड़ता पार्लियामेंट से। इसी तरह से गवर्नर को स्टेट लेवल पे पावर दी गई है आर्टिकल 213 के अंदर, प्रेसिडेंट को दी गई है 123 के अंदर। तो ये ऑर्डिनेंस लेके आई थी उड़ीसा गवर्नमेंट। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की जो कैपिटल है। इसके जो भी टेम्पल यहाँ पे और बने हुए लिंगराज टेम्पल से जो एसोसिएटेड हैं, 8 टेम्पल और यहाँ पे, इन सबको स्पेशल लॉ के द्वारा अपने दायरे में ला रही थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये उड़ीसा के स्टेट लेजिस्लेचर से, यानी कि वहाँ की विधानसभा के दायरे से बाहर है, उड़ीसा की विधानसभा इसके लिए कानून नहीं बना सकती। ये है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, एक तो ये याद रखना है। और इसके साथ ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऑर्डिनेंस क्या है, ये वॉयलेशन करता है किसका? एक्ट बना हुआ है 1958 का सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। जो भी प्राचीन विरासत हैं, हेरिटेज की साइटें हैं, जगह हैं, स्थल हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने। तो ये भी इसी के अंदर आता है लिंगराज टेम्पल। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इस एक्ट का वॉयलेशन करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है इस एक्ट के रूल के अंदर। तो लिंगराज टेम्पल के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, किसने बनाया था, कब बनाया था। लिंगराज टेम्पल को किंग राजा जजाति केसरी ने बनाया था भुवनेश्वर में 10th सेंचुरी में। 10th सेंचुरी यानी कि एडी या सी की बात कर रहे हैं हम। कंप्लीट किसने किया था? बनाना शुरू इसने किया था, लेकिन आगे थोड़ा बहुत काम बच गया था तो वो कंप्लीट कर दिया था किंग लाला तेंदु केसरी ने 11th सेंचुरी में। तो 2 राजाओं का हाथ है इसे बनाने में, ये याद रखना आपको। दिसंबर 2019 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एकाम्रा क्षेत्र, इसको किसको? टेम्पल को। जो भी लिंगराज का टेम्पल है और उसके आसपास का जो एरिया है, पेरीफेरल एरिया मतलब आसपास का एरिया भुवनेश्वर में, उसको डेवलपमेंट के लिए ये एकाम्रा क्षेत्र डिक्लेयर किया था। और ये ऑर्डिनेंस लेके आई थी 2020 में, लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस के नाम से उड़ीसा गवर्नमेंट, ताकि उड़ीसा गवर्नमेंट इस टेम्पल में और इस टेम्पल के साथ साथ जो 8 और टेम्पल इसी से एसोसिएटेड हैं, उनमें रिचुअल्स, रीति रिवाज या कोई एक्टिविटी को मैनेज कैसे किया जाए, इसके लिए ऑर्डिनेंस लेके आई थी उड़ीसा गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यही कहा है कि ये 1958 के एक्ट के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। तो ये स्पेशल जो एक्ट है ये इसलिए लाया गया था ताकि जो जगन्नाथ का टेम्पल है पुरी में, उड़ीसा में ही, उसी की तरह लिंगराज टेम्पल को भी मैनेज किया जा सके। अभी प्रेजेंटली जो लिंगराज का टेम्पल है उड़ीसा हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट के द्वारा गवर्न किया जा रहा है।
ये ऑर्डिनेंस इसलिए प्रपोज किया गया था ताकि एक लिंगराज टेम्पल मैनेजिंग कमेटी बनाई जा सके, जो इस टेम्पल को डे टू डे जो भी अफेयर्स होते हैं इसके डे टू डे दिन में जितने भी कामकाज होते हैं सब ये कमेटी देके इस टेम्पल में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड। देखो इसके लिए स्पेशल लेक्चर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो डिटेल में, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अभी न्यूज में इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के एन.वी. रमन, इन्होंने एक पिटीशन को सुनने के लिए हाँ कर दिए। एक पिटिशनर ने पिटीशन डाली थी, याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसको चैलेंज किया, चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, इसके अगेंस्ट पिटीशन डाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके पिटीशन सुनेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मनी डोनेट की जा सकती है, दान दिया जा सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं ना उसे दान बोलते हैं भाई साहब। ये पॉलिटिकल पार्टी जो ये दान दिया जाता है तो दान ही होता है, और ये बॉन्ड के जरिए दिया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है पढ़ेंगे डिटेल में इसको। देखो या तो आप 1,000 रुपये का खरीद सकते हो, 1,000 रुपये के किसी भी मल्टीपल में, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ का। और ऑथराइज्ड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑथराइज्ड ब्रांच से ही खरीद सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे बैंक होंगे हमारे इंडिया में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ब्रांच को ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ब्रांच को ही ऑथराइज कर रखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा जा सकता है, कोई भी खरीद सकता है जाके। जैसे आपको मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है, डोनेट करना है, 1,000 रुपये देने, 10,000, 1,00,000, तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदोगे जाके बॉन्ड। और देखो ये कुछ समय के लिए होता है, तो उस टाइम पे खरीद सकते हैं। पूरी डिटेल में जानने के लिए आपको उस लेक्चर में मिलेगा जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जैसे मान लो ये 10 लाख का किसी ने खरीद लिया, डोनर, कोई डोनर है, डोनेट करना चाहता है, 10 लाख का बॉन्ड खरीद लिया, तो वो बॉन्ड खरीद के ही दे सकता, कैश में अलाउड नहीं है। कैश तो आप सिर्फ 2,000 रुपये तक ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग में जमा करवा सकते हो। 2,000 के ऊपर अगर आपको डोनेट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपको या तो चेक में देना पड़ेगा या फिर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में या कोई डिजिटल मैकेनिज्म के द्वारा देना पड़ेगा। और जब मान लो कोई डोनर खरीदना चाहता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से। पॉलिटिकल पार्टी को जैसे बॉन्ड खरीदा, पॉलिटिकल पार्टी को दिया, तो पॉलिटिकल पार्टी को विदिन 15 डेज तक उसे इनकैश कराना पड़ता है, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में। पॉलिटिकल पार्टी का बैंक अकाउंट होगा तो अपने बैंक अकाउंट में 15 दिन के अंदर अंदर जमा करना पड़ता है, और 15 दिन के अंदर वो रिडीम हो जाता है, इनकैश हो जाता है। 15 दिन के बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। और इसमें देखो, जो जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ए आदमी है, इसने बॉन्ड खरीदा, तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो अनोनिमस रहेगी, यानी कि अनजान रहेगी। बैंक और पॉलिटिकल पार्टी किसी को नहीं बताएगी कि किसने कितना दिया है दान किसको। लेकिन इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है, इसकी बुराइयां हैं। क्या हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की? देखो ये क्या है, ब्रॉडर पब्लिक और अपोजिशन पार्टी के लिए ही अनोनिमस है, यानी कि ना तो अपोजिशन पार्टी को पता लगा सकती है, यानी कि अपोजिशन पार्टी को ना तो पता है किसने किसको कितना पैसा दिया, डोनेट किया, और ना ही पब्लिक को पता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो रूल में है, यानी कि जैसे मान लो अभी की पार्टी बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसके पास फैसिलिटी, यानी कि एक चांस है कि ये पता कर सकती है किस आदमी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट दिया। क्यों? क्योंकि जैसे किसी आदमी ने, ए ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से बॉन्ड खरीदा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तो इन्फॉर्मेशन है ना, उसने पब्लिक में नहीं बताई, भले ही ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को बताई, नहीं किसी को नहीं बताई। लेकिन गवर्नमेंट जिसकी है, चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती है कि किसने कितना बॉन्ड खरीदा है, किस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से। तो ये परेशानी है, यानी कि जो एग्जैक्टली मान लो किसी ने अपोजिशन पार्टी को डोनेट किया है, किसी कंपनी ने या इंडिविजुअल ने, तो उसको परेशान कर सकती है इंडिविजुअल को, किसी आदमी को। मान लो कोई भाई साहब करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, अंबानी जैसे, मान लो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, बीजेपी को फंडिंग नहीं की, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर दी, मान लो आपको या कांग्रेस को, किसी को भी, तो ये गवर्नमेंट ने पता कर लिया कि इस आदमी ने इतने पैसे दिए थे, फिर उसे परेशान कर सकती है कि आप हमें भी दो, वरना आपके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे या कुछ और करवा देंगे। लू फोल बहुत सारे होते हैं भाई सब लॉज में, तो उनका गलत उपयोग करके उसे फंसा सकते हैं, तो एक्सटॉर्ट कर सकते हैं मनी गवर्नमेंट, इससे ये परेशानी है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ डे। ये प्रीलिम्स और आपका जीएस पेपर
2 और 3 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी देखो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को आया, हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल जब मनाया गया तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे इंडिया में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो घटती जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, और हम 2030 तक आते आते जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? ये मातृ मृत्यु दर, यानी कि डिलीवरी के दौरान बच्चे का जन्म जब होता है तो माँ की मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं मैटरनली मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1 लाख वूमन में देखा जाता है कि 1 लाख औरत की डिलीवरी हुई है तो कितने माताओं की डेथ हो गई है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है, इन्फेंट का मतलब है जो बच्चा 1 साल तक होता है उसे बोलते हैं इन्फेंट। तो 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हुई है उसको बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु, रेट का मतलब दर। वर्ल्ड हेल्थ डे है जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बना था। इसी के उपलक्ष्य में 1950 में 2 साल बाद ये अनाउंस किया गया कि 7 अप्रैल को हमेशा वर्ल्ड हेल्थ डे के तरह मनाया जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस की तरह मनाया जाएगा। 2022 की थीम थी आवर प्लानेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी हैं, इन मिनिस्टर ने जितेंद्र सिंह है ये, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है कि 5 नई जगह पर 5 न्यू साइट पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब नाभिकीय ऊर्जा बनाई जाएगी, यानी कि बिजली बनाई जाएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो ये फ्यूचर में सेटअप होंगे, 5 को अभी अनुमति दे दी है। ये लोकसभा में बताया इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि 10 इंडिविजुअल ये रिएक्टर बनाए जाएंगे। इंडिजीनस का मतलब है हमारे देश में बनाए जाएंगे ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होंगे। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये जो फ्यूल यूज करते हैं, यानी कि इनमें ईंधन जो यूज होता है वो यूरेनियम यूज होता है, नेचुरल यूरेनियम। जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है अर्थ में वो यूज होता है यूरेनियम। और जो देखो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, इनसे सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है हमारे इंडिया में। 60% से भी ज़्यादा बिजली थर्मल पावर प्लांट से बनाई जाती है, जिनमें कोल यूज होता है, कोयला बिजली बनाने के लिए। लेकिन ये थोड़ी सेफ एनर्जी होती है, यानी कि सेफ का मतलब इससे कार्बन इमिशन कम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो ये रिएक्टर 10 इंडिजिनस रिएक्टर इनको अप्रूवल दे दी गई है, 5 जगह पे बनाए जाएंगे। इनकी कैपेसिटी होगी 700 मेगावाट की बिजली बनाएंगे। अभी तक जो बिजली, यानी कि ये जो 10 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे 5 जगह पे, और इनके द्वारा जब ये टोटल इंस्टॉल हो जाएंगे तो 2031 तक आते आते 2031 तक आते आते हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हो जाएगी वो 22,480 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर एनर्जी बिजली इतनी बनेगी न्यूक्लियर रिएक्टर से। अभी हमारे इंडिया में कितने हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जो काम कर रहे हैं? देखो मेन है 7 जगह पे। ये 7 जगह आपको याद होनी चाहिए भाई साहब। ये देखो इंडिया का मैप देखो आप पहले, ये वाला। यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर साइट हैं जिन पे न्यूक्लियर रिएक्टर बने हुए हैं। एक है, ये याद रखनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है कालपक्कम और एक है कुडनकुलम। कुडनकुलम और कालपक्कम। कुडनकुलम में जो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे 6 रिएक्टर हैं, 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ये रसिया की सहायता से बनाए जा रहे हैं। इस पे इश्यू भी चल रहा है, हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है अलग से लेक्चर में। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और पावर एनर्जी, इसके बारे में आपको लेक्चर मिल जाएगा। ये आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिलेगा, या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो उसे डिटेल में। तो 2 तो हो गए, कौन कौन से? कालपक्कम और कुडनकुलम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2 जगह ये हो गई तमिलनाडु में। एक जगह कर्नाटक में हो गई कायगा नाम से, कायगा नाम से। कितनी होगी? 3। टोटल 7 जगह पे हैं, ये याद रखने हैं आपको 7 जगह। 3 हो गई कायगा, कालपक्कम, कुडनकुलम। महाराष्ट्र में होगी तारापुर एक। 4 हो गई तारापुर, याद रखना तारापुर। गुजरात में काकरापर। कितनी होगी? 5।
एक राजस्थान में रावतवाड़ा नाम से है राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट, 6 हो गई। एक यूपी में नरोरा नाम की जगह पे। तो ये 7 साइट हैं जिन पे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगे हुए हैं। टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 22। 7 जगह पे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, कितने? 7। उनमें रिएक्टर जो हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कई रिएक्टर बना सकते हैं, कई रिएक्टर हो सकते हैं। तो टोटल 22 रिएक्टर हैं जिनकी कैपेसिटी है 6780 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की। लेकिन एक और रिएक्टर बनाया लास्ट ईयर, ये है KAPP3। ये 700 मेगावाट की बिजली बनाएगा ये और बना दिया गया है और जोड़ दिया गया है हमारे पावर ग्रिड से। जो पावर ग्रिड का मतलब जो बिजली के खंभे होते हैं उनसे जोड़ दिया गया है। तो टोटल रिएक्टर कितने हो गए? 23। इन एडिशन 10 रिएक्टर और बनाए जा रहे हैं जिनकी कैपेसिटी है 8000 मेगावाट। ये अभी कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इनका, बनाए जा रहे हैं। ये हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इनमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं जिनमें जो फ्यूल यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो यूरेनियम यूज होता है, नेचुरल यूरेनियम, जो नेचुरल यूरेनियम होता है। लेकिन किसी किसी में एनरिच्ड यूरेनियम भी यूज होता है। एनरिच्ड का मतलब है इसको रिफाइन कर देते हैं, साफ कर देते हैं यूरेनियम को और इसको स्पिन करके रोटेट करके, उसको भी बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। जो ये फ्यूल है कई जगह पे बनाया जाता है। हैदराबाद में है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, राजस्थान में के कोटा में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे फ्यूल बनाया जाता है इन पावर रिएक्टर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ये याद रखना है किस किस के बीच में इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया है, इन्फॉर्म किया लोकसभा में। ये 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं इंडिया ने, ट्रेडिंग पार्टनर है 13। 3 एग्रीमेंट जिनमें ये हैं, एक तो इंडिया मॉरिशस का है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता क्या है, देखो बहुत सारी इसमें लिस्ट बना लेते हैं कि इन आइटम पे कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 कंट्री के बीच में होगा तो, या 3 कंट्री के बीच में, कितनी कंट्री के बीच में टैक्स हटा देते हैं, या बिल्कुल ना के बराबर होता है, या बिल्कुल कम, बिल्कुल या बिल्कुल होता ही नहीं है। उसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया मॉरिशस के बीच में, ये नाम याद रखना है आपको, इंडिया मॉरिशस के बीच में सेस्पा नाम से, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो मॉरिशस है यहाँ पे, ये मॉरिशस है आपका यहाँ पे इंडियन ओशन में, ये मेडागास्कर के पास। यूएई आपको पता है कहाँ पे, सऊदी अरबिया के पास, यहाँ पे यूएई है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी अभी किया है हमने, 4-5 दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था हमने। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA नाम से, ये अभी क्या है, और ये 5 साल तक, लास्ट 5 ईयर में ये साइन किए हैं। और ये जो साइन किया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसमें ये डिसाइड किया है अगले 5 साल तक $50 बिलियन की ट्रेड बढ़ा देगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये लिस्ट है जो इंडिया की, जो 13 साइन किए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा नाम से एक है, एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इंडिया और नेपाल के साथ है ट्रीटी ऑफ ट्रेड नाम से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सारे, ये नाम अलग अलग हैं बस। इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट। इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। इंडिया सिंगापुर के बीच में है सेसा नाम से, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इंडिया थाईलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का नाम से। इंडिया आसियान कंट्री है जो, उसके बीच में सेसा नाम से है ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इंडिया साउथ कोरिया के बीच में सेपा का नाम से, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया जापान के बीच में सेपा नाम से। इंडिया मलेशिया के बीच में सेसा नाम से। इंडिया मॉरिशस के नाम से अभी जो हमने ऊपर पढ़ा सेस्पा नाम से। इंडिया यूएई के बीच में सेपा नाम से। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA नाम से, ऊपर हमने डिस्कस किया। अब ये जो ट्रेड है एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखो याद रखना आपको, ना तो हमारा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ना रसिया के साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ना US के साथ है। तो ये मेन कंट्री आपको याद रखनी है, इनके बीच में नहीं, और ना ही पाकिस्तान के बीच में हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ इंडिया ने 6 लिमिटेड कवरेज के PTA कर रखे हैं। PTA का मतलब है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कम इनमें टैक्स मतलब कम होते हैं, थोड़े निचले लेवल पे, यानी कि स्टार्टिंग में PTA करते हैं किसी कंट्री के साथ, ये समझ लो, क्योंकि इन पे टैक्स इतना रिड्यूस नहीं किया जाता जितना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किया जाता है। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो ये है कि या तो बिल्कुल ना के बराबर होगा टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, या बिल्कुल नहीं होगा, ख़त्म रहेगा बहुत सारी आइटम पे। लेकिन इसमें क्या है,
इसमें टैक्स लगता है, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है कुछ आइटम को, कि कुछ आइटम पे रिड्यूस कर देंगे और प्रेफरेंस दी जाती है, तो इतना रहता है इसमें। ये हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ ये पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, एप्टा नाम से है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का। एक है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, एक साप्टा नाम से सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है फ्री ट्रेड ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और इंडिया मर्कोसुर के नाम से प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मर्कोसुर क्या है? मर्कोसुर देखो एक 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, 4 कंट्रीज़ का, ये 1991 में बनाया था ये ग्रुप ट्रेड के लिए। कौन कौन सी कंट्री है इसमें? ये 4 कंट्री है, देखो यहाँ साउथ अमेरिका में है कंट्री, एक है ब्राज़ील, एक है प्रगवे, एक है उरुग्वे और एक है अर्जेंटीना। ये 4 कंट्री हैं ये साउथ अमेरिका की। और एक है फ्री प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट चिली के साथ, ये देखो यहाँ पे इंडिया और चिली के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ओ हेनरी अवार्ड, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना किसको मिला है ये अवार्ड इस साल। अमर मित्रा को मिला है, इंडिया के हमारे। शॉर्ट स्टोरी कोई बनाता है ना, छोटी स्टोरी, उसके लिए मिलता है। इन्होंने लिखी थी शॉर्ट स्टोरी गाँव ब्रो नाम से, 1977 में इन्होंने लिखी थी। और ये अवार्ड कब शुरू किया गया? 1919 से, 1919 से ये अवार्ड शुरू किया गया था। और इसके जो पिछली बार ये अवार्ड जो किसको मिला था, 3 आदमी थे, विलियम फॉकनर, सॉल बेलो, रेमोंड कार्वर। ये है अमर मित्र नाम के आदमी जिनको मिला है हमारे इंडिया के। ओ हेनरी अवार्ड है जो एनुअल अवार्ड है, इसे अमेरिकन अवार्ड है, अमेरिका देता है इसको। अमेरिका की एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड साइंस, इसने 1919 में ये बनाया था और ये फंड करती है इस अवार्ड को। ओ हेनरी अवार्ड एनुअली दिया जाता है शॉर्ट स्टोरीज के लिए। और ये अमेरिका के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लेखक थे, ओ हेनरी नाम से, उन्हीं के नाम पे अवार्ड रखा गया था। जो भी शॉर्ट स्टोरी बनाता है और यूएस कनाडा में जो पब्लिश होती है मैगजीन में, उनको ये एनुअली इनको मतलब चूज किया जाता है उसमें, तो उसमें से और फिर ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है कि 2021-22 में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है वो अब तक का हाईएस्ट हुआ है, $50 बिलियन तक एक्सपोर्ट किया है हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, कृषि के उत्पादों का। ये बताया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये एक ऑफिस बना हुआ है कोलकाता में, इसके जो डायरेक्टर होते हैं उसने बताया है। और ये कोलकाता में ये ऑफिसर है जो DGCIS, ये किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ये। इसने बताया 2021-22 में 19.92% इतना ग्रो हो गया एक्सपोर्ट पिछले साल से। ये जो एक्सपोर्ट है किस किस उत्पाद का किया गया है? राइस, वीट, शुगर और अदर सीरियल प्रोडक्ट हैं, मीट वगैरह, मांस वगैरह हमने एक्सपोर्ट किया हमारे इंडिया से। नेक्स्ट टॉपिक है दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने ये अभी 40 करोड़ रुपए दिए हैं इस कमेटी के लिए अगले 5 साल के लिए, 2025-26 तक। ये जो कमेटी है क्या है? देखो दलाई लामा क्या है, तिब्बत है ना, जो तिब्बत जिस पे कब्जा कर रखा है चाइना ने, चाइना अपना पार्टी मानता है और इंडिया भी मानता है भाई साहब चाइना का, इंडिया का यही स्टेटस है। लेकिन तिब्बत की गवर्नमेंट है जो वो चाहती है ऑटोनॉमी, वो चाहती है अलग से देश बनाना। और वहाँ पे एक रिलीजियस पोस्ट है दलाई लामा की, गुरु हैं दलाई लामा, तो इस पे बदलते रहते हैं गुरु, जब भी हो जाते हैं, मान लो डेथ हो जाती है दूसरे बन जाते हैं। तो इस दलाई लामा कुछ समय पहले भाग के आ गए थे तिब्बत से इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे चाह रहे थे अलग गवर्नमेंट बने, प्रोटेस्ट कर दिया था इन्होंने, लेकिन चाइना ने वहाँ पे एक्शन लिया इनके अगेंस्ट, तो ये इंडिया में आ गए थे। कुछ और भी आ गए थे तिब्बत से इनके साथ साथ, तो ये रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, शरणार्थी बन के रह रहे हैं इंडिया में। तो इनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी इनके वेलफेयर के लिए काम करती है। इस कमेटी के लिए इंडिया ने रुपए दिए 40 करोड़ रुपए, 8 करोड़ पर ईयर खर्च किए जाएंगे इनके लिए। इनके ऑफिशियल एक्सपेंसेस होगा, सेटलमेंट ऑफिशियल एक्सपेंसेस खर्चे के लिए, वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, इनके लिए। ये 12 स्टेट यूटीज़ में हमारे तिब्बतन रिफ्यूजीज रहते हैं, शरणार्थी रहते हैं। जो एक कमेटी है, हमारे इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है अंग्रेजों के ज़माने का, इंडियन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का। इसके अंदर सोसाइटी की तरह ये रजिस्टर की गई है, चैरिटेबल सोसाइटी की तरह रजिस्टर की गई है ये कमेटी, दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी। ये जो तिब्बत का सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी डिपार्टमेंट विंग है ऑफ होम डिपार्टमेंट का, इसके अंडर ये काम करती है ये कमेटी। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ये कोऑर्डिनेट करती है इंडिविजुअल के साथ जो तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, और वॉलंटरी एजेंसी है या इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट हैं जो
तिब्बतन रिफ्यूजीज़ को रिहेबिलिट करने के लिए काम करती है, यानी कि इनके फ़ायदे के लिए काम करती है, इनके शेल्टर देती है, इन्हें इनके खाने पीने का प्रबंध, ये सब कुछ इसके लिए काम करती है ये कमेटी। ये सहायता करती है और अपलिफ्टमेंट करने के लिए पुअर हों या निडी हों, बैकवर्ड हों या अंडर प्रिविलेज इंडिविजुअल हैं, जो तिब्बतन सेटलमेंट को वायबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए ये काम करती है ये कमेटी। नेक्स्ट टॉपिक है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। इसके लिए अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है हमारे इंडिया में, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एक सेंटर है स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर। इसने ये बताया था कि 7 अप्रैल को ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा हिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये क्या है, बस इतना जानना है हमको। देखो ये सन देख रहे हो आप, ये सूरज है, सन से ये हीट निकल रही है ना, ये हीट है ना, जो हीट सोलर फ्लेयर भी बोल देते हैं इसको, सोलर फ्लेयर या हीट, ये ऊष्मा या हीट यही है, क्या है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे जब टकराती है ना तो अर्थ को नुकसान हो सकता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, आपने चुंबक देखी है कभी, चुंबक मैग्नेट, मैग्नेट जो होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेट रखी हुई है, ये मान लो भाई साहब यहाँ पे चुंबक रखी हुई है, मैग्नेट रखी हुई है। अब ये मैग्नेट का कुछ एरिया रहता है कि कुछ एरिया तक ये लोहे की प्रॉपर्टी जिसमें भी है ना, आयरन की प्रॉपर्टी किसी भी पदार्थ में, जैसे आयरन है, लोहा रखा है इसके इतने एरिया में, तो इतने एरिया तक ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन अगर इतने एरिया से बाहर है, यहाँ पे आयरन रखा हुआ है, लोहा, तो फिर नहीं खींच पाएगी। यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यहाँ तक ही है, इस दायरे तक, इस गोले तक। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल मैग्नेट की। ऐसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अर्थ के जो कोर है ना, कोर में फेरस यानी कि आयरन, निकल, कोबाल्ट ये मिलते हैं, इनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये इसको बचाती है, अर्थ पे जो आदमी रहते हैं ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बचाती है, ये सन से जो हार्मफुल रेडिएशन निकल रही होती है ना, उनसे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है हमें, हानिकारक जो रेडिएशन आ रही होती हैं। तो ये रेडिएशन ही होती है, एक तरह से सोलर फ्लेयर होती हैं जो मैग्नेटिक स्टॉर्म। होता क्या है कि जैसे नॉर्मली जितनी रेडिएशन निकल रही है सन से निकल रही है, लेकिन कुछ इवेंट ऐसे होते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा सोलर फ्लेयर या हीट निकलने लगती है और वो अर्थ की तरफ आती है, तो इसी को बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। किस कारण से होती है ये, सोलर कोरोनल मास इजेक्शन के जरिए, या फिर को रोटेटिंग इंटरेक्शन रीजन के जरिए, या कोरोनल होल जो होता है ना, सन की देखो बहुत सारी लेयर हैं, तो इसमें कोरोना भी एक लेयर है, परत है सन की, तो कोरोना से ओरिजिनेट होती रहती है सोलर विंड, उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसमें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म निकलने लगती हैं। अच्छा, इनका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव देखो वो पहले जो हमने पढ़ा, अर्थ पे ये तो नुकसान पहुंचाती हैं, अर्थ का जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट वगैरह, उनको नुकसान पहुंचाती है, डिस्ट्रप्शन कर देती है। और नदन और सदन पोल पे, जैसे अर्थ है, ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे लाइट जलती हुई दिखाई देती है, जिनको बोलते हैं ऑरोरा। नदन साइड में बोलते हैं इसको बोरियालिस ऑरोरा, और सदन में ऑस्ट्रेलिस अरोरा नाम से ऐसे बोलते हैं। लाइट दिखाई देती है, एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो ये लाइट की तरह चमकती हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की क्लासिफिकेशन की गई है, जितना ये प्रभाव डालती है ना अर्थ पे, उसके हिसाब से जितना इफेक्ट डालती हैं। एक जीवन नाम की, जीवन नाम की है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। इससे क्या है, ये माइनर इम्पैक्ट करती है, कम इम्पैक्ट, सेटेलाइट ऑपरेशन में या पावर ग्रिड है उनको अफेक्ट कर देती है, बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं उनको प्रभावित करती है। और जो G5 नाम की है, ये ज़्यादा खतरनाक होती है, ये वोल्टेज कंट्रोल प्रॉब्लम कर देती है, वोल्टेज को कंट्रोल कर लेती है, कभी कभी सिस्टम को कोलैप्स कर देती है। रेडियो वेव्स हैं ये, 2 दिन तक ये ट्रैवल करती रहती हैं, मतलब ये रेडियो वेव जैसे कम्युनिकेशन लाइन के लिए यूज होती है ना, सेटेलाइट के थ्रू रेडियो वेव्स यूज होती हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पाती, उनकी पाथ पे डिस्ट्रक्शन कर देता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। यानी कि कम्युनिकेशन होती है ना सेटेलाइट के जरिए, या जैसे आप फ़ोन से अपने दूसरे फ़ोन पे कर रहे हो, किसी आदमी के साथ फ़ोन कर रहे हो, तो सेटेलाइट डिस्टर्ब हो जाएगा, सेटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होगी, फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, इस तरह की प्रॉब्लम आती है इससे, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से। एक बात याद रखनी है, देखो पहले भी प्रॉब्लम हुई है इससे। एक इलोन मस्क नाम के अमेरिका का आदमी है भाई साहब, बहुत फेमस आदमी है, पता ही होगा आपको, टेस्ला नाम की कंपनी है इनकी। एक स्पेस एक्स के भी सीईओ हैं। स्पेस एक्स इसका प्रोजेक्ट है, एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट बनाया है स्पेस एक्स कंपनी के साथ मिलकर, टेस्ला और स्पेस एक्स ने। स्टारलिंक प्रोजेक्ट ये है कि ये क्या करेंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सेटेलाइट के जरिए, छोटे छोटे लो अर्थ सेटेलाइट के जरिए, छोटे छोटे लो अर्थ सेटेलाइट 400 मीटर के लगभग अर्थ की ऊंचाई पे इन्होंने छोड़े हैं, उन सेटेलाइट के जरिए। उनमें से देखो
40 सैटेलाइट डैमेज हो गए। किसकी वजह से? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से। कुछ दिन पहले डैमेज हो गए थे, हमने 1-2 महीने पहले इनको डिस्कस भी किया था करंट अफेयर में। नेक्स्ट टॉपिक है नीपा वायरस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। नीपा वायरस अभी न्यूज में है। ये भी एक बीमारी है कोरोना वायरस की तरह, इससे बीमार हो जाते हैं लोग भी और जानवर भी इससे। पुणे में साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, इन्होंने कहा है कि 51 बैट में कुछ एंटीबॉडी देखी गई जो नीपा वायरस से लड़ने के लिए कारगर होती हैं। क्योंकि जब नीपा वायरस बॉडी के अंदर घुसता है बैट के अंदर, तो तब ये एंटीबॉडी उसके अंदर जनरेट होती हैं। बैट क्या होती है? चमगादड़ को बोलते हैं भाई साहब। ये एनिमल की कैटेगरी में आता है, उड़ सकता है लेकिन एनिमल की कैटेगरी में आता है, पशु की कैटेगरी में। ये है चमगादड़, हिंदी में बोलते हैं चमगादड़ और इंग्लिश में बैट बोल देते हैं। तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में 51 बैट में देखा गया कि IgG एंटीबॉडी जनरेट हो गई। देखो एक तो आपको ये याद रखना IgG क्या है। ये एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी तो आपको पता ही होगा क्या होता है। देखो भाई साहब, जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में बाहर से घुस रहा है तो हमारी बॉडी में वो पहले से थोड़ी ना था, बाहर से आया है। तो ये है क्या है? फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि विदेशी पदार्थ है। हमारी बॉडी इसको जानती नहीं है, इसलिए इसका नाम दे देते हैं फॉरेन सब्सटेंस, या बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में एंटीजन। एंटीजन आ गया। एक प्रोटीन की तरह ही होता है ये भी, लेकिन हमारी बॉडी नहीं पहचानती तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एंटीजन हो गया। लेकिन हमारी बॉडी में पहले से ही कुछ ऐसी सेल होती हैं, इसको पहचान लेती हैं कोई बाहरी सब्सटेंस आता है तो उसको रोकने की कोशिश करती हैं, मारने की कोशिश करती हैं। उन्हीं सेल को या प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी कि किसको मारने के लिए पैदा होती है हमारी बॉडी में? एंटीजन को मारने के लिए। अब ये एंटीबॉडी जो पैदा हुई है बैट में, इनका नाम है IgG। तो आपको याद रखना IgG क्या है? एंटीबॉडी है। ह्यूमन की बॉडी में भी पैदा होती है ये। नीपा वायरस क्या है इसको पढ़ लेते हैं। देखो नीपा, पहले तो याद रखना नीपा एक डिसीज है और वायरस से होती है, नीपा वायरस से ही, और नाम भी नीपा डिसीज है, बीमारी। और ये कि जूनोटिक वायरल डिसीज है। जूनोटिक का मतलब वो होता है ऐसी डिसीज को, बीमारी को बोलते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में आती है। और ये एनिमल से ह्यूमन में किससे आई? बैट से, चमगादड़ से आई, ह्यूमन में, मैन में ट्रांसमिट हुई है। सबसे पहले कहाँ पे देखी गई है? सबसे पहले मलेशिया में देखी गई 1998 में, फिर सिंगापुर में 1999 में। मलेशिया कहाँ पे? ये देखो भाई साहब, इंडिया के पास ही इधर साउथ ईस्ट एशिया में है ये, यहाँ पे मलेशिया, और इधर ही छोटा सा सिंगापुर है। ये सिंगापुर यहाँ पे है, मलेशिया के सिर पे, बिल्कुल पूंछ पे लगा लो। ये पहली बार डोमेस्टिक पिग में देखा गया। घरेलू जो वो है ना सुअर, यानी कि बैट से जब सुअर में आया ये, पहले तो देखा तो गया बैट में मिला सबसे पहले, ये बैट से आया किसमें? पिग में, सुअर जो होते हैं उसमें। और भी कई सारे जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, घरेलू पशु जिनको पाला जाता है, जैसे डॉग, कैट, बिल्ली, गोट, बकरी, हॉर्स, घोड़ा, सिप, भेड़, और इन सब में देखा गया ये। स्प्रेड कैसे होता है ये? मतलब फैलता कैसे है? देखो एनिमल से आता है पीपल में, एनिमल से एनिमल में भी जा सकता है, पीपल से पीपल में, पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस होता है, या कंटेमिनेटेड फूड से, प्रदूषित खाना खा लिया आपने, उसमें वायरस है, उससे हो सकता है। ये नेचुरली किससे आया है? बैट से आया, फ्रूट बैट से, चमगादड़ से, जिसका हमने इमेज ऊपर देखी थी। सिम्टम क्या होते हैं इसके? लक्षण, जैसे किसी को हो जाता तो क्या बीमारी होती है, मतलब नीपा बीमारी तो होती है, लेकिन उसमें लक्षण कैसे होते हैं? जैसे इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। एक्यूट इंसेफ्लिटीज हो जाता है इसमें, दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम, या इसमें खांसी जुकाम, ये सब प्रॉब्लम ही होती हैं। प्रिवेंशन क्या है इसका? मतलब इलाज क्या है? देखो इलाज तो इसका कोई भी नहीं है, ना ही कोई बीमारी हो, ना ही कोई इसकी वैक्सीन बनी हुई है, ना ह्यूमन के लिए ना एनिमल के लिए। लेकिन यही है, वही इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर इसमें ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम, तो सांस लेने में प्रॉब्लम वाली जो दवाई हैं, गोली हैं, या कोई सिरप है, वो दिया जाता है। तो जो भी उसको लक्षण हो रहे हैं ना, सिम्टम की तरह सिम्टम को ठीक किया जाता है। तो इसकी बीमारी की पर्टिकुलर कोई दवाई नहीं है। यही टॉपिक थे आज के।